हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 8 और 9 अक्टूबर 2024 दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डेली के डेली डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ होती है इसमें करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी मैं आपको देता हूँ, तो आप इस पीडीएफ को ये एश्योर कर लें कि आप उसे ठीक से पढ़ें, ताकि बहुत सारा डेटा इसमें होता है जो कि आपसे बच के ना जाने पाए। फिलहाल दो बड़ी न्यूज़ ये हैं कि मालाबार 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। कहाँ पर हो रही है इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन हिस्सा ले रहा है वो भी देखेंगे। साथ में बंजारा विरासत म्यूजियम जो है इसका भी उद्घाटन किया गया है, इसके भी बारे में समझेंगे, किसने इसका उद्घाटन किया है और कहाँ पर किया गया है। फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि पालम एयरबेस जो है ये भारत के कौन से स्थान में स्थित है। तो पालम है दिल्ली में, और दिल्ली का ये एयरबेस है जिसको पूरे तरीके से इंडियन एयरफोर्स हैंडल करती है। पालम एयरबेस की स्थापना 1947 में करी गई थी, जब भारत आजाद हुआ था। एक सवाल आपसे यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि क्या आपको पता है पूरे भारत का ही नहीं, इवन पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस कौन सा है। तो इसका आंसर है हिंडन एयरबेस। ये गाजियाबाद का एयरबेस है। खास बात इसकी ये है कि पालम एयरबेस जो कि सबसे क्रूशियल एयरबेस है इंडियन एयरफोर्स का, जो कि दिल्ली पर है, राजधानी में है, तो उसको एक तरीके से बैकअप देने का काम हिंडन एयरबेस करता है। इंडियन एयरबेस की और भी खास बात है कि इसमें कंटेनमेंट एरिया भी दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स भी इसी एयरबेस में ही हैंडल किए जाते हैं। साथ में जितने भी नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं हमारे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा रेखा हो या फिर चाइना के साथ, दोनों को ही प्रोटेक्ट करने का काम पालम एयरबेस के बैकअप के रूप में हिंडन एयरबेस करता है। नवरात्रि चल रही है, दुर्गा 50 डिस्काउंट कोड लगाकर आप मेरे सारे कोर्सेज में 50% का फ्लैट ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। जीएसजीके का फाउंडेशन बैच हो या फिर जीएसजीके का जो लाइव बैच इस टाइम पर चल रहा है उसमें भी, स्टैटिक जीके का भी लाइव बैच चल रहा है उसमें भी, किसी भी तरीके का कोई भी बैच हो, डायरेक्ट 50% फ्लैट ऑफ आप अवेल कर सकते हैं दुर्गा 50 कोड लगाकर। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में ये कौन सा संस्थान है जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये मुंबई में नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे। तो देखिए है क्या, भारत सरकार ये चाहती है कि मुंबई के अंदर एक नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की स्थापना करी जाए। तो भारत सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार के साथ ये पैक्ट साइन किया है। और जो महाराष्ट्र सरकार है वो मुंबई के अंदर 37 एकड़ जमीन देगी किसको, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस 37 एकड़ जमीन में खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अगले 30 सालों के लिए साई को ये लीज पर जमीन दी जाएगी, और इसके लिए प्रति वर्ष 1 रुपए चार्ज किया गया है। ये नॉमिनल इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके की फॉर्मेलिटी होती है। अल्टीमेटली केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदने और बेचने वाला कोई सिस्टम है नहीं। है क्या कि 30 साल की अगर यहाँ पर लीज दी गई है तो इसका मतलब यह है कि 30 साल के बाद महाराष्ट्र सरकार ये क्लेम कर पाएगी कि अब अगर इस जमीन का यूज वो किसी और पर्पज से करना चाहे तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के अंदर वैसे भी जमीन की बहुत कमी है। बाकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मालाबार 2024 नेवल एक्सरसाइज जो है ये कौन सा देश कंडक्ट कर रहा है। तो इसको इस बार भारत होस्ट कर रहा है मालाबार को। कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं, तो आप ध्यान रखें भारत तो हिस्सा ले ही रहा है क्योंकि होस्ट कर रहा है। साथ में इस बार ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहा है इसमें, अमेरिका भी पार्ट ले रहा है और जापान भी हिस्सा ले रहा है। तो टोटल ये 4 देश मालाबार ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार ये कहाँ पर कंडक्ट करी जा रही है, तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कंडक्ट करी जा रही है। 8 अक्टूबर से ये एक्सरसाइज चालू हो चुकी है, मतलब कल से, और ये चलेगी 18 अक्टूबर तक। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें, जो मालाबार एक्सरसाइज है ये अभी हाल फिलहाल में नहीं चालू हुई है, ये बहुत पुरानी नेवल एक्सरसाइज है। सन 1992 में इसको चालू किया गया था, और उस टाइम पर भारत और अमेरिका ही इसमें थे केवल। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन किया और जापान ने भी ज्वाइन किया। अभी कुछ टाइम पहले 2024 की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है काजिंद। तो ये भारतीय सेना ने किसके साथ कंडक्ट करी है,
तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है। यहाँ पर कास का मतलब है कजाकिस्तान और आईएनडी का मतलब है इंडिया। इस बार की एक्सरसाइज भारत के उत्तराखंड में कंडक्ट करी गई थी। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की जो आयोजित करी जाएगी, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ऑफिशियल मैस्कॉट है इसका इसका नाम क्या है? तो इस बार इसका नाम रखा गया है गुड़िया। क्या नाम है? गुड़िया। वो इस वजह से क्योंकि इस बार बिहार के राजगीर में आयोजित करी जा रही है विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की। और बिहार का जो नेशनल जो स्टेट बर्ड आप बोल सकते हो वो है गौरैया। तो गौरैया से ही इंस्पायर होकर ऑफिशियल मैस्कोट का नाम गुड़िया रखा गया है। और बिहार सरकार की तरफ से 10 करोड़ की धनराशि हॉकी इंडिया को दी गई है इस पूरे इवेंट को कंडक्ट कराने के लिए। और किसी भी तरीके से किसी भी खिलाड़ी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये बात एश्योर कर रही है बिहार गवर्नमेंट। बिहार में गवर्नर है इस टाइम पे राजेंद्र वी अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र वी अर्लेकर। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है और इनके साथ ये मिलकर इस पर काम करेंगे कि जो स्टील बनाते समय जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसको कम करने का काम करेंगे। मतलब कहने का ये है कि उसे डीकार्बोनाइजेशन का काम करेंगे। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब कि स्टील बनाते टाइम जितना भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जितना भी कार्बन क्रिएट होता है, उसको कम करने का काम करेंगे। तो देखिए है क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बीएचपी ग्रुप लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है। यहां पर बीएचपी का मतलब है ब्रोकन हिल प्रोप्राइटरी कंपनी, पूरा इसका नाम है। और ये कंपनी साल 2001 में स्थापित करी गई थी। ऑस्ट्रेलिया की ये कंपनी है। तो ये एक तरीके से पॉल्यूशन को कम करने का काम करेंगे। बाकी सेल जो है 1954 में स्थापित करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और सेल के चेयरपर्सन है अमरेंदु प्रकाश। क्या नाम है? अमरेंदु प्रकाश। ये कौन है जिनके द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के 51 सोलर पावर प्लांट्स का उद्घाटन एक साथ किया गया है? तो ये हैं एससी दुबे। क्या नाम है? एससी दुबे। पूरा नाम है इनका सतीश चंद्र दुबे। और ये इस टाइम पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइंस है। तो देखिए है क्या, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये कोयला उत्पादन करने वाली एक कंपनी है, या आप बोल सकते हो एक माइनिंग कंपनी है। तो ये अब अपने 51 सोलर पावर प्लांट्स पूरे भारत में स्थापित कर चुके हैं और इसका उद्घाटन एससी दुबे के द्वारा किया गया है। ये जो पूरे प्लांट हैं इनकी मिलाकर कैपेबिलिटी है 2428 मेगावाट। मतलब आप बोल सकते हो ये टोटल 2428 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। इतना ही नहीं, आगे आने वाले समय में ये 3 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना भी करेंगे। विश्व कपास दिवस, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कॉटन डे, ये कौन से दिन मनाया जाता है? तो हर साल की तरह इस साल भी 7 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया। विश्व कपास दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये बहुत पहले वैसे मनाया गया था। और फर्स्ट टाइम इसको यूनाइटेड नेशंस में इनिशिएट किया गया था कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि माली हो गया और चाड हो गया, बर्किना फासो हो गया, बेनिन हो गया। ये वो कंट्रीज थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अर्जी दी थी कि कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाना चाहिए। और आज की डेट में वैसे अगर बात करें तो भारत पूरे दुनिया में वो देश है जो कि कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। वैसे कपास से जुड़े हुए दो और क्वेश्चन आप ध्यान रखें स्टैटिक जीके के, कि कपास कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये ब्लैक सॉइल में ही उगाया जाता है, या जिसको रेगुर मिट्टी आप बोलते हो। ठीक है। और भारत में कौन सा राज्य है जो कि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? तो ये है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे है गुजरात। ये दो वो राज्य हैं जहां पर कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। गुजरात और महाराष्ट्र कभी सेकंड और कभी थर्ड रहते हैं, बट वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे ही है। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कॉलेज गर्ल्स के लिए एक नई योजना चालू करी है? इसका नाम है निजुत मोइना योजना। इसकी शुरुआत आसाम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा के द्वारा करी गई है। इस योजना के अंतर्गत सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए 3 क्लॉज है। पहला क्लॉज तो ये कि ऐसी लड़कियां जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं और क्लास 11th और 12th में पढ़ती हैं, ठीक है, उनको हर महीने आसाम सरकार की तरफ से उनके अकाउंट में 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब दूसरा क्लॉज ये है ऐसी लड़कियां जो कि ग्रेजुएट हो चुकी हैं
लेकिन अभी भी उनकी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन शादी नहीं होनी चाहिए। अगर शादी हो गई तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। तो ग्रेजुएट अगर हो गई हैं और वो नौकरी ढूंढ रही हैं और नौकरी नहीं लगी है, तो उनको 1250 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और तीसरा क्लॉज इसका ये है कि ऐसी कॉलेज गर्ल्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और वो साथ में नौकरी ढूंढ रही हैं, तो ऐसी लड़कियों को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, यहां पर मैं शादी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस योजना का मेन उद्देश्य ही यही है कि बाल विवाह जो होते हैं, मतलब ऐसे माँ बाप जिनको लगता है कि लड़कियां उनके ऊपर बोझ हैं, तो वो जल्द से जल्द उनकी शादी करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के घर वालों को उल्टा दहेज मिल जाता है, तो उस केस में भी लालच में आकर माँ बाप इनकी शादियां कर देते हैं। तो ऐसी लड़कियों को बाल विवाह से बचाना ही इस योजना का मेन उद्देश्य है कि इस वित्तीय सहायता की मदद की वजह से इनके घर वालों पर बर्डन उतना नहीं रहेगा और वो इन्हें स्वच्छंद रूप से छोड़ सकते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। आसाम में गवर्नर हैं इस टाइम पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आसाम में इस टाइम पर कितने नेशनल पार्क हैं? तो पिछले साल ही 2 नए नेशनल पार्क बने हैं, पहले 5 थे और अब 2 जो नए नेशनल पार्क बने हैं, एक तो है देहिंग पतकाई और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। तो अब टोटल हो गए हैं 5+2, मतलब टोटल 7 नेशनल पार्क हैं आसाम के अंदर। भारत ने कौन से देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये मोहम्मद मुइज़ू हैं और मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं। ये अभी फिलहाल में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर थे, ऑफिशियल विजिट पर। इस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी डिटेल में वार्ता हुई और दोनों देशों ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर पैक्ट साइन किया है। देखिए, अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है, इसका मतलब समझिएगा। है क्या कि दोनों देश एक दूसरे को अपनी अपनी करेंसी में लोन देने का काम करते हैं। मतलब इसमें आप ये समझ लो कि कोई कम या ज्यादा नहीं मिलाएगा पैसे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार 1 करोड़ रुपए दे रही है मालदीव्स को लोन के रूप में, ठीक है। अब मालदीव्स की करेंसी जो है वो कमजोर है, तो मान लेते हैं 1 करोड़ की इंडियन करेंसी को मैच करने के लिए मालदीव्स गवर्नमेंट को अपना मान लीजिए जैसे यहाँ की करेंसी रुपया है ना, तो मान लीजिए 8 करोड़ रुपया इनको लगाना पड़ता है। तो इनके 8 करोड़ रुपया भारत के 1 करोड़ रुपए के बराबर होंगे। तो ये जो पैसा है ये भारत सरकार को ये लोन के रूप में देंगे, भारत सरकार ये पैसा इनको लोन के रूप में देगी। उसके बाद ये धीमे धीमे करके एक दूसरे को उसे चुकाते रहेंगे। अब आप कहोगे ये किस तरीके का स्वैप एग्रीमेंट हुआ, इससे फायदा क्या हुआ? देखिए समझिए, इससे फायदा ये होता है कि दोनों देशों में एक दूसरे की करेंसी पहुंचती है। अब इसमें जो छोटा देश होता है या फिर जिसकी करेंसी वीक होती है उसको ज्यादा फायदा होता है। ऑब्वियस सी बात है, मालदीव्स को इसका ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हाँ, भारत हमेशा मालदीव्स जैसे देशों से एक तरीके से केवल लॉयल्टी ही एक्सपेक्ट करता है, जो कि हमारी समुद्री सीमाओं में अगर कोई भी किसी भी तरीके की घुसपैठ होती है या फिर कल को किसी भी तरीके की सीवियर कंडीशन होती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके के देश हमारा साथ देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि मालदीव से भारत में जो भी सामान बेचेगा उसके लिए कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। भारत मालदीव्स में जो भी सामान बेचेगा उसके लिए मालदीव्स भी हमसे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लेगा। और मालदीव्स की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं माले। क्या बोलते हैं? माले। भारत सरकार की तरफ से जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जर्मनी में भारत के नए एम्बेसडर अब से होंगे अजीत विनायक गुप्ते। कौन है? अजीत विनायक गुप्ते। और गुप्ते जी जो हैं ये सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं 1991 बैच के। इससे पहले अगर बात करें तो 2017 में इनकी पोस्टिंग हुई थी डेनमार्क में और उसके बाद ये काफ़ी साल तक डेनमार्क में रहे, करीब 4 साल तक। फिर 2021 में इनकी पोस्टिंग इजिप्ट में हो गई। तो पिछले 3 सालों से ये इजिप्ट में भारत के राजदूत थे और अब 2024 में इनका ट्रांसफर जर्मनी हो रहा है, तो अब ये जर्मनी में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो एक और आप नाम ध्यान रखें, इनका नाम है संजीव कुमार सिंगला। तो ये फ्रांस के हाल ही में नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। अभी तक जो सिंगला जी हैं ये इजराइल के राजदूत हुआ करते थे। हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का समापन हो चुका है। तो इस बार की जो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है
ये कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये पेरू की कैपिटल लीमा में इस बार आयोजित करी गई है। तो टोटल इस बार भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 24 मेडल हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। 24 में से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 13 गोल्ड हमने जीते हैं। मतलब आधे से ज्यादा तो हमने गोल्ड ही जीते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पर भारत का। और अगर सिल्वर की बात करें तो 3 यहाँ पर सिल्वर मेडल भारत ने जीते हैं और 8 ब्रोंज मेडल जीते हैं। और मेडल टैली में अगर बात करें तो हम नंबर 1 पे रहे हैं इस बार। दूसरे नंबर पे इटली रहा है। इटली ने टोटल 13 मेडल जीते हैं। और तीसरे नंबर पे जो देश है वो रहा है नॉर्वे। नॉर्वे ने 10 मेडल जीते हैं। ये कौन है जिनको माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए, मेडिसिन आप बोल सकते हो या फिजियोलॉजी बोल सकते हो, इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये क्वेश्चन। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी भी एग्जाम में उस साल के नोबेल प्राइज विनर्स ना पूछे जाएं। तो आप ये ध्यान रखें, इस बार फिजियोलॉजी के क्षेत्र में ये दो साइंटिस्ट हैं। एक तो है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी रुफ्कुन। इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। और नोबेल प्राइज के साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन का मतलब हो गया, आप ये समझ लीजिए, 1.1 मिलियन डॉलर। और 1901 में जब से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई है, तब से आज तक मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये 115वां नोबेल प्राइज है। और नोबेल प्राइज जो है, क्या बता सकते हैं ये किसकी याद में इनिशिएट किया गया था? ये सम्मान साल 1901 में चालू हुआ था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि इस बार 2024 का किशोर कुमार सम्मान जो है, इससे किसको सम्मानित किया जाएगा? तो इसके लिए चुने गए हैं राजकुमार हिरानी। और बॉलीवुड फिल्में या आप बोल सकते हो हिंदी सिनेमा में मूवी डायरेक्टर है। आज तक बहुत बड़ी बड़ी हिट्स भी दे चुके हैं, जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस हो गई। और संजय दत्त को ही कास्ट करी हुई संजू मूवी भी इन्होंने ही बनाई थी। 3 इडियट ब्लॉकबस्टर मूवी है, वो भी इन्होंने ही दी है। पीके मूवी हो गई। या फिर अभी पिछले साल में इनकी लेटेस्ट मूवी थी डंकी मूवी, जिसमें शाहरुख खान को कास्ट किया था। ये सारी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर हैं। तो राजकुमार हिरानी को इस फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस साल के किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इनको ये सम्मान 13 अक्टूबर को दिया जाएगा। और 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी जाएगी। इस बार उनकी 37वीं डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी जाएगी। और उनका होम टाउन है खांडवा, वहीं पर इनको सम्मानित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में क्या आप बता सकते हैं इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी की सरकार अभी कुछ महीने पहले इलेक्शन हुए थे तो फिर से आई थी। और बीजेपी की तरफ से नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे डॉक्टर मोहन यादव। और इनसे पहले शिवराज सिंह चौहान थे। इस टाइम पर शिवराज सिंह चौहान जो हैं, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं भारत के। हाल ही में बंजारा विरासत म्यूजियम, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसको इनिशिएट किया गया है महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, इसको बोलते हैं वासिम। क्या बोलते हैं? वासिम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वासिम, जहाँ पर इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। अब सवाल ये है कि ये बंजारा विरासत, इसका नाम क्यों है? जो बंजारा कम्युनिटी हुआ करती थी, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर्स वगैरह थे, ठीक है, और इन्होंने जिस तरीके से देश के लिए कार्य किया है, तो उनकी एक तरीके से पृष्ठभूमि को इस म्यूजियम में दिखाया गया है। ये जो म्यूजियम है, ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसमें टोटल 13 गैलरीज बनाई गई हैं। ये 13 आर्ट गैलरीज बंजारा समुदाय से जुड़े हुई पेंटिंग्स हैं, जो कि उनके काम को प्रदर्शित करती हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के दिन महाराष्ट्र के वासिम से ही करीब 23,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। कितने? 23,000 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये जो प्रोजेक्ट होंगे, ये सारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में और एनिमल हस्बेंड्री क्षेत्र में लॉन्च किए जाएंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यक्षता करी इस बार आदि गौरव सम्मान समारोह की। तो ये जो आदि गौरव सम्मान है, ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा इसकी स्थापना करी गई है? इसकी स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा करी गई है। आदि गौरव सम्मान जो है, इस समारोह में राजस्थान सरकार की तरफ से जो आदिवासी पुरुष हैं, उनकी बहुमुखी क्षमताओं को देखते हुए उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाता है।
ऐसे लोग जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं या आप बोल सकते हो ट्राइबल कम्युनिटीज से आते हैं और उन्होंने किसी भी क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है तो उनको आदि गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस बार एक और फैसला लिया गया है कि अब इस पुरस्कार को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा। इसका जो पहला हिस्सा है, एक्चुअली तीनों के नाम अलग अलग कर दिए गए हैं। जो पहला हिस्सा है ये कहलाएगा आदि रत्न गौरव सम्मान, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो इसका कहलाएगा ये कहेगा आदि सेवा गौरव सम्मान, और जो तीसरा हिस्सा होगा वो कहलाएगा आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान, ठीक है। तो जो ग्रामोत्थान है वो विलेजेस में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाएगा सम्मान। आदि सेवा उनको दिया जाएगा जिन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम किया होगा, और आदि रत्न उनको दिया जाएगा जो कि आउटस्टैंडिंग वर्क करेंगे किसी भी क्षेत्र में, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के योगदान देंगे किसी भी क्षेत्र में। 2024 की विमेंस टेनिस एसोसिएशन के अंदर चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट इस बार का किसने जीता है? तो 2024 का विमेंस चाइना ओपन टेनिस इस बार जीता है अमेरिकन खिलाड़ी कोको गफ ने, और कोको गफ ने फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को हराया है। मुचोवा कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। और एक बात और, इस बार का जो चाइना ओपन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ये जो ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं ये उसी देश के ही नाम पर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा चाइना में कहाँ पर हुआ है, बस ये ध्यान रखें। चाइना के अंदर बीजिंग में इस बार यह आयोजित किया गया है। ये कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए एक लोगो लॉन्च किया गया है? तो यूपी में प्रयागराज में नया लोगो लॉन्च किया गया है महाकुंभ 2025 का। और ये जो लोगो है ये मल्टी कलर लोगो है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो स्लोगन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सूर्य सिद्धिप्रद कुंभ। एक और खास बात है, समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश निकला था वो कलश भी इसमें दर्शाया गया है, और भगवान हनुमान जी की भी छवि इसमें प्रदर्शित करी गई है। तो 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए और उसके लिए प्रॉपर पहले से ही प्रशासनिक रूप से सारी तैयारियां रहेंगी, और योगी सरकार इस चीज़ को एश्योर करती है कि पूरे शांति प्रिय तरीके से और हर एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इस बार कंडक्ट किए जाएंगे महाकुंभ फिर से। और वैसे आपको ना पता हो तो आपको बता दूं, यूनेस्को की तरफ से जो कुंभ मेला है इसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है। मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूनेस्को भी महाकुंभ की जो रिकॉग्निशन है उसको प्रॉपर हाईलाइटेड रखता है। एंड इतना ही नहीं, यूनेस्को के द्वारा इनके डॉक्यूमेंट्स में ये चिन्हित किया गया है कि जो महाकुंभ मेला है ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग पिलग्रिम है। और क्या आप जानते हैं पूरे भारत में कौन कौन से शहर हैं जहां पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? तो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो प्रयागराज में कुंभ मेला होता है, दूसरा हरिद्वार में भी कुंभ मेला होता है, तीसरा नासिक में भी होता है, और चौथा उज्जैन में भी होता है। ये चार वो शहर हैं जहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हाल ही में 2024 में डिफेंस कनेक्ट 4.0 जो कि एग्जीबिशन है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पहली चीज तो यह है कि इस बार की जो एग्जीबिशन है ये नई दिल्ली में आयोजित करी गई। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और जो डिफेंस कनेक्ट है ये हर साल लगने वाली प्रदर्शनी है, और ये डिफेंस इक्विपमेंट से जुड़ी हुई प्रदर्शनी होती है। इसमें भारत सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जाते हैं उन सबको प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दुनिया भर के बिजनेस टाइकून्स यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, दुनिया भर के कई सारे एमएसएमईज भी हिस्सा लेते हैं, स्टॉक होल्डर्स भी हिस्सा लेते हैं, इन्वेस्टर्स भी पार्ट लेते हैं, और आर्म्ड फोर्सेस भी हिस्सा लेती हैं। डिफेंस कनेक्ट एक तरीके से जरिया है जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रमोट करने का काम करता है। इसी के अंतर्गत बहुत सारे देश हैं जो कि हमसे हाथ मिलाते हैं और हमें ऑर्डर देते हैं नए नए डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने का। पहली बार डिफेंस कनेक्ट जो है ये साल 2018 में लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पड़ोसी देश नेपाल में नए चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपको याद होगा अभी कुछ ही महीने पहले विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ यहाँ के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे। तो कुछ ही महीनों तक इनका कार्यकाल चला और इनकी उम्र 65 साल हो गई थी। तो 65 साल जैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जजेस की रिटायरमेंट एज है, वैसे ही नेपाल में भी 65 ईयर्स ही है।
विशंबर प्रसाद जो हैं ये रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह पर अब आ गए हैं प्रकाश मान सिंह राउत, और इनको शपथ दिलाई गई है नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा। नेपाल में इस टाइम पे इनके पीएम कौन है? ये हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली कई बार यहाँ के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये कौन से डेप्यूटी गवर्नर हैं जिनका कार्यकाल अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये हैं इस बार राजेश्वर राव। राजेश्वर राव का कार्यकाल 2024 से 25 के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया हो। वैसे मैं आपको बताऊं, राजेश्वर राव जो हैं ये 2020 में 3 साल के लिए आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए थे। 2023 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो 2023 से 24 के लिए 1 साल के लिए इनका कार्यकाल पिछले साल भी बढ़ाया गया था। अब 2024 आया है तो फिर से इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, उनके द्वारा फैसला लिया गया है कि अगले 1 साल के लिए मतलब 24 से 25 के सत्र के लिए भी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। हमारा यह सेंट्रल बैंक है। जब 35 में इसकी स्थापना करी गई थी तब यह पूरे तरीके से प्राइवेट शेयर होल्डर्स का था, लेकिन आज़ादी के बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। और आज की डेट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। दिन पास आ गया है 14 अक्टूबर, जिस दिन एक फॉर्म की लास्ट डेट है। उसके बाद दूसरे फॉर्म की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। वैकेंसी 11,500 से ज़्यादा है। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। इन दोनों टेस्ट के लिए स्पेशल बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, आरआरबी एनटीपीसी 2024 स्पेशल बैच, जिसमें पूरी मैथ्स कवर है आरआरबी की, जीएस जीके कंप्लीट कवर है, जनरल साइंस पूरी कवर है सिलेबस को जो कवर करती है, और साथ में रीजनिंग का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर है एनटीपीसी का। 1 साल की वैलिडिटी है इस बैच की, 24/7 रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ये बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस टाइम पर फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। और डिस्काउंट कोड ध्यान रखिएगा, दुर्गा 50 आपको लगाना होगा। वैसे बाय डिफॉल्ट भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ध्यान रखें, समय अपना ना बर्बाद करें, क्योंकि एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप ये समझ लीजिए जनरल साइंस का सिलेबस यहाँ पर बहुत है। एक तो इसको आप एसएससी की तरह मत समझिएगा, यहाँ पर साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एसएससी में तो कंप्लीट जीएस जी से जी के मिक्स है, बट यहाँ पर साइंस का वेटेज अलग हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ की रीजनिंग भी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो जल्द से जल्द अगर आप सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सीबीटी 1 और 2 के लिए। अदरवाइज किसी भी आप लाइव बैच के चक्कर में पड़ते हैं तो पहले आपको महीनों लग जाएंगे, 3 से 4 महीने बैच कंप्लीट होगा, तब तक पता लगा आपका एग्जाम आ जाएगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले बैच फटाफट से खत्म करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाइए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, यही सही तरीका है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि 2023 में जो पिछले साल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था उसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ताजूनी, ओली, फ्रीज, या फिर ब्लेज एंड टोंक? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ऐप में आप मेरे डिफरेंट तरीके के बैचेस भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जीएस जीके का रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच ये वाला है, इसे भी आप अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, पॉलिटी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 12 अक्टूबर से, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया गया है, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में भी है, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।